हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। अब बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक मूवी के लिए गए। मूवी देखने के बाद हम एक्टर्स की बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, या डायरेक्टर की तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छा डायरेक्शन था। ज्यादातर हम एक्टर्स और डायरेक्टर्स की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन हम कभी भी मूवी में कैमरा के सामने 10-15 लोगों को देखते हैं। कैमरा के पीछे जो 100-150 लोगों की मेहनत है, जो टेक्नीशियंस है, उनको हम बहुत ही कम रिकॉग्निशन मिलता है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के ऊपर है, नॉट ओनली इन द फिल्म इंडस्ट्री बट इन द मेडिकल इंडस्ट्री टू। तो आज हम लोग डायलिसिस के ऊपर, डायलिसिस जब स्टार्ट होता है और उनके जो टेक्नीशियंस हैं वो कैसे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या रोल होता है, वो अपना खुद का माइंडसेट कैसे पॉजिटिव रखते हैं पेशेंट्स के साथ, वो चीज़ पे हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो के साथ। मैंने बहुत बार पहले भी डायलिसिस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, 1-2 वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे मैंने अपना डायलिसिस का डे कैसे होता है, हम क्या एग्जैक्टली होता है डायलिसिस में, वो मैंने शेयर किया है। तो आज के वीडियो में हम वो टेक्नीशियन से सुनेंगे कि एग्जैक्टली डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है और वो लोग एग्जैक्टली ये प्रोसेस में क्या करते हैं। लेट्स सी। डायलिसिस मतलब किसी के थ्रू कुछ लूज करना। तो यहाँ जो हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल किडनी डिपार्टमेंट जो बोला जाता है, इसके अंदर हम लोग पेशेंट का डायलिसिस करते हैं, जिसमें हम उनका एक्स्ट्रा फ्लूइड और टॉक्सिक रिमूव करते हैं। डायलिसिस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और डायलिसिस पेशेंट को तो मैं बोलता हूँ पेशेंट भी मत बोलो, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसको किडनी जो अपना 24 आवर्स काम करता है, उसके अगेंस्ट में इनको एवरी अल्टरनेट डे मतलब हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना है, वो भी 4 आवर्स के लिए, और बाकी वो अपना जो भी डेली रूटीन काम है वो कर सकते हैं। तो बहुत लोगों के ये नोशन होता है कि यार अभी डायलिसिस हो गया तो लाइफ खत्म हो जाएगी, अभी ना ये इंसान काम कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। बट एज सागर सेट, डायलिसिस चालू होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो जाती है। डायलिसिस के शुरू होने के बाद भी इंसान अपना रूटीन काम कर सकता है, बिकॉज डायलिसिस इज नॉट अ डिजीज। डायलिसिस एक बीमारी नहीं है, डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है। जब हमको बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको पैर दुखते हैं, हमको हाथ दुखता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है और हमारी ट्रीटमेंट होती है बेसिकली। सेम वे हमको किडनी का प्रॉब्लम हुआ है तो किडनी का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए हम डायलिसिस करते हैं ताकि किडनी फंक्शनिंग और अच्छे से हो सके। सो दिस इज जस्ट अ प्रोसेस। ये नोशन जो है, जो डायलिसिस वालों के ऊपर होता है दुनिया में, वो मुझे थोड़ा सा हटाना था। अभी हम देखते हैं कि डायलिसिस किन लोगों को लेना चाहिए। ये डायलिसिस एग्जैक्टली कौन से पेशेंट्स होते हैं या कौन से लोग होते हैं जिन लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सी। अभी जैसे कि किसी का किडनी खराब हो गया है, वो हमेशा के लिए खराब हो गया है या थोड़े टाइम के लिए खराब हो गया है, जैसे एक्सीडेंटल। तो जिसके अंदर जिसका हमेशा के लिए खराब हो गया है, उसको तो हफ्ते में 3 बार लगेगा ही, वो भी लाइफ टाइम। बट जिसका थोड़े टाइम के लिए खराब हुआ है, उसको तो 2-3 सेशन में उसका किडनी वापस से रिवर्सिबल ठीक भी हो जाता है। तो बेसिकली डायलिसिस उन लोगों के लिए होता है जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं होते, जिनके ब्लड रिपोर्ट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम होता है या फास्फोरस होता है, ये सारी चीज़ों में अगर इम्बैलेंस हो रही है, क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है या ब्लड यूरिया ज़्यादा हो गया है, उन लोगों के लैब रिपोर्ट्स की मदद से डायलिसिस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स जो है नेफ्रोलॉजिस्ट। पर डायलिसिस कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का एक प्रोसेस है कि आपको ट्रीटमेंट लेना है और फिर अपना नॉर्मल लाइफ कर, और उनको खाली अपने पूरे डे का 4 आवर्स देना है डायलिसिस को। उसके बाद वो बाकी का 20 आवर्स उनका है, वो डायलिसिस के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई डायलिसिस की कि डायलिसिस किनको लेना चाहिए और डायलिसिस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अभी आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डायलिसिस के टेक्नीशियन होते हैं वो लोग पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स कभी कभी क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें जब बॉडी में होती है, बॉडीली चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स को इरिटेशन होती है, बहुत सारे पेशेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बदतमीजी से बात करते हैं या बात नहीं मानते, दवाई नहीं लेते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को टेक्नीशियंस कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं, जो हमारे मेन डॉक्टर होते हैं, वो हमको ट्रीटमेंट बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट है, ये दवाई है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। डायलिसिस में क्या होता है कि डायलिसिस में जब हम डायलिसिस सेंटर में होते हैं तब हम पूरा हमारा जिम्मेदारी टेक्नीशियंस के हाथ में होता है। तो ये जो टेक्नीशियंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये सारी चीज़ें सालों साल से कर रहे हैं। तो उन लोग का माइंडसेट
कैसे होता है, क्या होता है, वो लोग कैसे इन सारी चीज़ों को टैकल करते हैं। ये जो आगे है वो मराठी लैंग्वेज में, क्योंकि आई वांटेड द पर्सन टू टेल एग्जैक्टली इन हर ओन इमोशंस कि वो क्या गो थ्रू करते हैं इन सारी चीज़ों में और उनका माइंडसेट क्या होता है एग्जैक्टली. सो हैव अ लुक. मी डायलिसिस क्षेत्रामध्ये आज जवळजवळ 10 वर्ष काम करत आहे. या क्षेत्राचा माझा असा अनुभव आहे का इकडे माझ्याकडे येणारे पेशंट जे आहेत ते बरेच वर्ष डायलिसिसमध्ये असतात. ते दर आठवड्यातून 3 वेळा येतात. त्यांची लाईफ जणू काय म्हणजे जसं डायलिसिस नाही केलं तर ते काय त्यांना फ्रीडम अशी लाईफ जगता येत नाही. एक डायलिसिसची सिस्टर असताना त्यांच्यासाठी मी असं काय करू का जे त्यांना इकडे येण्यासाठी असा आनंद आला पाहिजे का मी इकडे येऊ आणि इथे माझं सर्व दुःख मी विसरून फक्त ह्या जगात जगू. त्या प्रकारे मी त्यांच्याबरोबर वागते. त्यांचे दुःख जे आहे ते ऐकून घेते. त्यांच्याबरोबर एक थोडा वेळ टाइम स्पेंड करते. त्यामध्ये ते स्वतःच्या घरच्या गोष्टी काही सांगतात. स्वतःचा एक अनुभव सांगत असतात. स्वतःची ते म्हणजे कसे आहेत, काय आहेत, त्याच्याबद्दल एक्सपिरियन्स सांगतात. ते काय काम करतात वगैरे ह्या सर्व गोष्टी जेव्हा मी जाणून घेते तर मी असं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करते का मी माझा बेस्ट मी त्यांना काय देऊ आणि काय त्यांचे दुःख कसे आपलेसे करून घेऊ याच्यासाठी मी प्रयत्न करत असते. काही माझे पेशंट असे आहेत का जसे का मी केव्हा कुठे बाहेर गेली तर ते मला फोन करून विचारतात का सिस्टर तुम्ही केव्हा याल, तुमच्याशिवाय म्हणजे सुनं वाटतं. तर त्यावेळेला मला एक खूप हे वाटतं का माझे पेशंट मला आठवतात, त्यांना मी हवीशी आहे. त्याच्यासाठी मग मी त्यांना केव्हा असं बोलते की हां मी आत्ताच लगेच येणार, थोड्या दिवसात येते या थोड्या वेळात येते. हे जेव्हा मी ऐकते ना तेव्हा मला खरंच खूप बरं वाटतं का मी माझ्या पेशंटच्या दुःखामध्ये सहभागी होऊन त्यांना काहीतरी थोडासा आनंद देते. त्यांना असं दाखवते का तुम्ही एकदम नॉर्मल लाईफ जगत आहे. तुम्ही आता सध्या डायलिसिसवरती नाही आहे, तुम्ही माझ्यासारखेच एक नॉर्मल आहात असं मी त्यांना जणू त्या 3 तासामध्ये दाखवते. ह्याचा मला एक हेवा वाटतो. आणि ज्या वेळेला माझे पेशंट मला ज्या वेळेला बोलतात का सिस्टर तुमच्यामुळे आम्ही थोडे तरी बरे झाले, त्यावेळेला असं एक गर्व निर्माण होतो का आपल्या पैशाचा आपण काहीतरी चांगला उपयोग करतो. तो ऐसे डायलिसिस के जो टेक्नीशियंस होते हैं वो हमको चेयर अप करने के लिए, हमसे हमारा मूड अच्छा रहे डायलिसिस के दौरान, वो हमसे बातें करने की ट्राई करते हैं, हमको मोटिवेट करने की ट्राई करते हैं, हमसे हमारे घर के हालचाल पूछते हैं, जस्ट सो दैट हम अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है रिलेटेड टू किडनीज, रिलेटेड टू डायलिसिस और रिलेटेड टू ऑल दी मेडिकल कंडीशंस, वो सारी भूल के हम एक कंफर्टेबल माहौल क्रिएट करने का कोशिश करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियंस. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब कोई पेशेंट होता है उनकी कोई ट्रीटमेंट चल रही होती है, उनके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, दिस इज सो पेनफुल, दिस इज सो दिस इज सो दैट. और इसी दौरान अगर वो टेक्नीशियंस भी आके हमको रूडली बात करेंगे तो फिर तो हो ही गया. सो दैट इज द रीजन दीज पीपल आर सो स्वीट टू अस इवन दो वी आर नॉट सो स्वीट टू देम. तो हमको भी हमारे ओर से ये ट्राई करना चाहिए कि हम जितने भी हॉस्पिटल में नर्सेज होती है, जितने भी वार्ड बॉयज़ होते हैं, जो भी बैकएंड में काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन डॉक्टर्स, we should also treat them really nice. We should also treat them with a lot of respect क्योंकि यही सारे लोग हैं जो हमारी टेक केयर करते हैं जब मेन डॉक्टर्स नहीं होते. द मेन थिंग इज़ कि हम हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं या हम ऐसी चीज़ों में जब जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, तो हमारा टेक केयर करने के लिए यही लोग होते हैं, यही नर्सेज होते हैं, यही वार्ड बॉयज़ होते हैं जो हमको कंफर्टेबल कराने के लिए, हमको अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए अपनी घर की या अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स भूल के हमको कंफर्टेबल कराने की कोशिश करते हैं. अपना खुद का पर्सनल लाइफ छोड़ के पूरे टाइम पेशेंट्स से ही घिरे होते हैं. सो देयर ऑल्सो माइंड सेट अफेक्ट्स, उनकी भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है. हमको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनसे इतना स्वीटली बात करें, इतना अच्छे से बात करें जैसे वो हमसे करते हैं. केव्हा ते खूप रागवतात त्यावेळेला ठीक आहे, त्यांचा राग सहन करून घेणं माझं कामच आहे. पण ठीक आहे, रागवतात म्हणजे ते मला आपले मानतात त्याच्यामुळे ते माझ्यावरती रागवतात. केव्हा मला रूढ पद्धतीत बोलतात का सिस्टर मी हे नाही करणार.
मला त्यांना असं समजावं लागतं का हे तुम्ही केलात तर तुमच्यासाठी खूप चांगलं असेल आणि पुढची लाईफ तुमची अजून चांगली होईल, म्हणून तुम्ही प्लीज आता एखादा अँटीबायोटिकचा डोस घ्या, एखादा वॅक्सिनेशन करा. हे जर मला त्यांना समजवायचं असेल तर मला त्यांच्या पद्धतीनुसार चालावं लागतं. आणि हेच जे आहे ना तेच मेन कठीण आहे का त्यांच्या हिशोबाने कसं चालायचं. केव्हा केव्हा आमचे पेशंट एवढे हायपर असतात ना का ते आपल्याला जे आपण एखादं इंजेक्शन सांगितलं तर त्याच्यावरतीही ते भडकून सांगतात का आमच्याकडे पैसे नाही आहेत, हे नाही आहे, आम्ही करणार नाही. मग त्यावेळेला असं वाटतं का आपण त्यांचे कोणीतरी आहे म्हणून एक आपुलकीचा हात त्यांच्या पुढ्यात देऊन एवढंच म्हणते का तुम्हाला पैशांची गरज असेल तर मी देते, या तर मी कुठून तरी हे इंजेक्शन अरेंज करते आणि तुम्हाला देते, प्लीज तुम्ही हे घ्या, मला तुम्ही हवे आहात. त्यांना जेव्हा मी हा शब्द बोलते का मला तुम्ही हवे आहात तेव्हा ते माझे पेशंटचे एवढे पाझरतात आणि त्या ह्याच्यामध्ये ते मला सरळ बोलतात ठीक आहे आम्ही उद्या येतो. म्हणजे मला एक असं झालंय का हे माझे पेशंट जे आहेत ना ते नुसते पेशंट नाही आहेत, ते माझ्यासाठी भाऊ बहीण माझी मुलं याप्रमाणे मला त्यांना म्हणजे सांभाळावं लागतं. त्याच्यासाठी मी स्वतःला केव्हा केव्हा असं मानते का चांगलं झालं का मी ह्या फील्डमध्ये आले, कारण मी ह्या फील्डमध्ये आल्यावरतीच काही लोकांना ओळखू शकली का लोकांची परिस्थिती काय असते, लोकांचे विचार कसे असतात, लोकांच्या म्हणजे दृष्टिकोन काय असतं हे मी जेव्हा ह्या फील्डमध्ये आली तेव्हा मी समजू शकली. आज मी लोकांना समजू शकते, आज लोकांना मी हवीशी आहे. त्याच्यासाठी मी माझ्या पेशंटला तर आभार व्यक्त करतेच, पण बाकी इतरांनाही मी आभार व्यक्त करते का मी ह्या फील्डमध्ये आली आणि मी माझा बेस्ट दिला. त्याच्यासाठी मी सर्वांना थँक्यू बोलू शकते. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो या क्लिनिक में जाते हो और आप नर्सेज से मिलते हो तो उन लोगों को भी एक छोटा सा स्माइल करके थैंक यू बोल दिया करो, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मेंटली काम रखते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके और वो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इन लोगों की जो मेहनत है, इन लोगों का काम है वो अननोटिस जाता है. हम उनको ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते या हम उनको ज़्यादा नोटिस नहीं करते. तो हमको भी ये देखना चाहिए कि हम जो ये टेक्नीशियंस होते हैं, ये नर्सेज होते हैं या ये जो बैकएंड पे काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को हम कैसे हमारे ओर से अच्छे से बिहेव कर सके, अच्छे से ट्रीट कर सके और थैंक यू बोल सके फॉर ऑल द थिंग्स दे हैव बीन डूइंग फॉर अस व्हेन वी आर नॉट इन अ गुड हेल्थ एंड मेंटल स्टेट. क्योंकि अगर वो लोग हमारे लिए अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भूल के हमको मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ बात करते हैं, हमको हंसाने की कोशिश करते हैं, हमको एंगेज रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक छोटा सा थैंक यू तो उनको बोल ही सकते हैं. तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं खत्म. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेक श्योर कि आप अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी भी टेक्नीशियन से मिले या किसी भी बैकएंड वर्कर से मिले तो उनको थैंक यू बोलना मत भूलना. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. सी यू नेक्स्ट टाइम.